हेलो स्टूडेंट्स, इजी लर्निंग क्लासरूम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो न्यूरोलॉजी के पार्ट 13 में आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रोक यानी कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के बारे में। क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, वो सभी भी हम लोग देखने वाले हैं। पहले के जो लेक्चर्स है आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके भी सभी वीडियोज़ को आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक करना। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि सेरेब्रल इन्फार्क्शन यानी ब्रेन डेथ, ब्रेन अटैक और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, सडन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाता है और इसका मेन कारण क्या होता है, इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होना ही क्या कहलाता है, स्ट्रोक कहलाता है। और ये जो है आफ्टर कोरोनरी आर्टरी डिजीज सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है। स्ट्रोक के प्राइमरीली 3 कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि थ्रोम्बोसिस यानी जो भी ब्लड वेसल्स होती है उसमें कोई थ्रोम्बस या क्लॉट बन जाए। दूसरा एम्बोलिज्म, इट मीन्स कोई भी क्लॉट या एयर जो होता है मूवेबल हो और वो कहीं पर भी जाकर के किसी भी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दे तो वो एम्बोलिज्म कहलाता है। और हेमरेज यानी ब्लड वेसल रप्चर हो जाए। और ब्लड वेसल रप्चर होने के कई कारण होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी होना, एन्यूरिज्म होना, ये सभी कारण हो सकते हैं हेमरेज के। तो ये 3 कॉज होते हैं। उसमें भी सबसे जो मेन कॉज होता है वो होता है थ्रोम्बोसिस, यानी कोई भी ब्लड वेसल में क्लॉट बन जाना, वो कंडीशन कहलाती है थ्रोम्बोसिस, जो कि मेन कॉज होता है स्ट्रोक का। यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो ब्लड वेसल्स होती है जिसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो सकता है वो होता है कैरोटिड आर्टरी, जो कि ब्रेन के अंदर सप्लाई करती है। और सेकेंड नंबर पे होती है बेसिलर आर्टरी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सी आर्टरीज ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। तो इस डायग्राम के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं ये आर्क ऑफ अओर्टा है। आर्क ऑफ अओर्टा से 3 ब्रांचेस निकलती है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, कैरोटिड आर्टरी और थर्ड वाली सबक्लेवियन आर्टरी। देन यहाँ पर जो फर्स्ट है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सबक्लेवियन आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी के अंदर। तो जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो दोनों साइड के हैंड्स के अंदर ब्लड सप्लाई करती है, जबकि सबक्लेवियन आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है पीछे की साइड से, पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्टरी। और जो ये दोनों कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्टरी ब्रेन के अंदर जाकर के एक सर्कल बनाती है, जिसे हम लोग सर्कल ऑफ विलिस बोलते हैं। ऑलरेडी मैं ये टॉपिक डिटेल से आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो जो प्रीवियस वीडियोज़ है उनके अंदर जाकर के आप इस वीडियो को पूरा डिटेल से वहाँ से देख सकते हैं। तो सर्कल ऑफ विलिस जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बेस ऑफ ब्रेन यानी ब्रेन के बेस के अंदर इस तरीके से सर्कल ऑफ विलिस होता है। इसके अंदर जो है पीछे की साइड से ये पोस्टीरियर आर्टरी हो गई, ये मिलकर के बनाती है बेसिलर आर्टरी। देन यहाँ पर जो ये दोनों कैरोटिड आर्टरी है वो कैरोटिड आर्टरी सब एनास्टमोसिस होकर के एक सर्कल ऑफ विलिस बनाते हैं। और ये सर्कल ऑफ विलिस के अलग अलग ब्रांचेज जो है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और जो ये सभी आर्टरीज ब्रेन के अलग अलग पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई करती है। देन हम लोग स्ट्रोक के टाइप्स एंड कॉजेज़ की बात करेंगे। तो पहला टाइप जो होता है वो होता है इस्चेमिक स्ट्रोक। 85% केसेस जो होते हैं स्ट्रोक के वो इस्चेमिक स्ट्रोक के ही होते हैं। और इस्चेमिक स्ट्रोक का मतलब होता है ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाना, वो चीज़ कहलाता है इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चीमिया का मतलब, इस्कीमिया या इस्चीमिया का मतलब होता है ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई कम होना। और इसके मेनली 2 कारण होते हैं, या तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो हम लोगों ने अभी ब्लड वेसल्स पढ़ी है उनमें कोई थ्रोम्बस आ जाए, या फिर एम्बोलिज्म यानी एयर बबल या फिर कोई भी मूवेबल क्लॉट होता है वो अगर आ जाता है तो एम्बोलिज्म कोज कर सकता है। इन दोनों ही कारण से जो स्ट्रोक आता है वो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। और 85% केसेस जो होते हैं स्ट्रोक के वो यही होते हैं। और उनमें भी मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होता है, यानी थ्रोम्बस की वजह से स्ट्रोक होता है। और थ्रोम्बस का मेन कारण जो होता है वो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। इट मीन्स आर्टरी की ल्यूमेन के अंदर या फिर वाल के अंदर जो है क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाना, वो चीज़ कहलाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये जो है यहाँ पर कई बार जो क्लॉट जो होता है ब्रेन की कोई स्मॉल आर्टरी के अंदर होता है, स्मॉल एरिया में होता है, तो उसे हम लोग लेक्यूनार स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। देन यहाँ पर एक टर्म है यहाँ पे ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक। इट मीन्स टेम्पोररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाना किसी भी स्ट्रोक, थ्रोम्बस या फिर एम्बोलिज्म की वजह से, तो उसे हम लोग बोलते हैं TIA। इट मीन्स ट्रांजिएंट
ट्रांजिएंट का मतलब होता है फॉर द शॉर्ट टाइम, ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक यानी इरिवर्सिबल स्ट्रोक यहाँ पर होना वो कहलाता है TIA। देन दूसरा टाइप होता है इसका हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग, और टोटल स्ट्रोक के 15% केसेस के अंदर ये स्ट्रोक देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखा है ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स और ब्लीडिंग, ब्लड वेसल्स के रप्चर होने की वजह से ऐसा हो सकता है। और ब्लड वेसल रप्चर होने के क्या क्या कारण होते हैं? हाइपरटेंशन जो है हेमरेजिक स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन कॉज होता है हाइपरटेंशन। जैसे इस्चेमिक का मोस्ट कॉमन कॉज क्या था? थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। तो हाइपरटेंशन यानी बीपी ज़्यादा होने की वजह से ब्लड वेसल रप्चर हो जाना, हेड इंजरी की वजह से रप्चर हो जाना, या फिर एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब होता है ब्लड वेसल्स जो होती है उसके अंदर आउट पाउचिंग हो जाना, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म की वजह से जो ब्लड वेसल्स की दीवारें होती हैं वो वीक हो जाती है, और वीक होने की वजह से वो रप्चर हो सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ हम नीचे एक लाइन लिखा है मोस्ट कॉमन सेरेब्रल एन्यूरिज्म अकर इन एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एन्यूरिज्म कौन सी आर्टरी के अंदर, ब्रेन की कौन सी आर्टरी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वो होती है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। जबकि इस्चेमिक स्ट्रोक किस में देख रहे थे हम लोग? कैरोटिड जो आर्टरी है उसके अंदर मोस्ट कॉमनली इस्चीमिया यानी थ्रोम्बस जो है हो रहा था। देन हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम्स। तो ब्रेन के जिस पार्ट के अंदर जो है स्ट्रोक होगा उस पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स यानी क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ब्रेन के फंक्शनल एरियाज़ के बारे में। ब्रेन का अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन कैरिड आउट करता है। जैसे कि हम लोग बात करें एग्जाम्पल के लिए कि ऑक्सीपिटल एरिया होता है विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टेम्पोरल एरिया के अंदर जो स्मेल के और हियरिंग के सेंसेशन होते हैं। ऐसे ही अलग अलग जैसे फ्रंटल एरिया के अंदर इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है फंक्शन होते हैं। तो ब्रेन के जिस पार्ट के अंदर स्ट्रोक होगा उस पार्ट से रिलेटेड ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये लिस्टिंग की हुई है मैंने, तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है वो भी हम लोग देख सकते हैं। वीकनेस, TIA, सीजर्स, ICP बढ़ जाना, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाना, हेमीप्लेजिया या हेमीपेरेसिस हो जाना। हेमी का मतलब होता है हाफ बॉडी, यानी इस तरीके से बात करें हम लोग तो अगर हाफ बॉडी पैरालिसिस हो जाना, तो इसमें हम लोगों को पता है कि ब्रेन के अंदर जो डिक्यूसेशन होता है न्यूरॉन्स का, इस वजह से अगर लेफ़्ट साइड का ब्रेन अगर स्ट्रोक होता है तो राइट साइड की बॉडी के अंदर पैरालिसिस हो जाता है। देन कुछ और टर्म हैं जैसे एफेजिया, लॉस ऑफ स्पीच, वर्निक्स एरिया अगर डैमेज हो जाता है तो मोटर एफेजिया हो जाता है। ऑलरेडी हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। एटेक्सिया का मतलब लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिस्फेजिया का मतलब डिफ़िकल्टी इन स्वेलोविंग, एगोनोसिया का मतलब इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, डिसार्थ्रिया का मतलब डिफ़िकल्टी इन फॉर्मिंग वर्ड्स, हेमिएनोप्सिया का मतलब ब्लाइंडनेस इन हाफ विजुअल फील्ड, एप्रेक्सिया का मतलब इनएबिलिटी टू परफॉर्म स्किल्ड मूवमेंट। तो ये साइन एंड सिम्टम्स है, ब्रेन के जिस पार्ट में डैमेज होगा उस पार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। देन बात करते हैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन की, जो किन चीज़ों से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं इस डिजीज़ को। तो फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री से हम लोग इसको पता कर सकते हैं। CT स्कैन, MRI, एक्सरे, ECG वगैरह से इसका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। CSF एग्जामिनेशन में कोई भी डेफिशिएंसी है उसको हम लोग पता कर सकते हैं। सेरेब्रल एंजियोग्राफी यानी सेरेब्रल एंजियोग्राफी में डाई इंजेक्ट करके सेरेब्रल पैटर्न को यहाँ पर देख सकते हैं। कैरोटिड अल्ट्रासाउंड करके, कैरोटिड आर्टरी का अल्ट्रासाउंड करके भी हम ब्लड के फ्लो को वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी डायग्नोसिस है इस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में। इसी से रिलेटेड जो है कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पार्ट को हम लोग अच्छे से फोकस करेंगे। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है थ्रोम्बोलाइटिक। इट मीन्स हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे मेन कोज क्या होता है? थ्रोम्बस होता है। तो आइडेंटिफाई होने के बाद कि थ्रोम्बोलाइटिक थ्रोम्बस की वजह से स्ट्रोक हुआ है, तो यहाँ पर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी यानी फाइब्रिनोलाइटिक थेरेपी स्टार्ट की जाती है फॉर द इस्चेमिक या थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल है जिसमें मोस्ट कॉमनली स्ट्रेप्टोकाइनेज को यूज किया जाता है। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, ये सभी एग्जाम्पल्स है। और इनके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? ब्लीडिंग या ब्रूसिंग और ब्लड वेसल डैमेज ये कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्लोज मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब भी फाइब्रिनोलाइटिक थेरेपी स्टार्ट की जाती है। देन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्ट्रोक से रिलेटेड, फॉर द कंसिडरेबल इफेक्ट यानी बेनिफिशियल इफेक्ट के लिए थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी को कब स्टार्ट कर देना चाहिए? तो स्ट्रोक आने के विदिन 3 आवर
या फिर एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना ही, मैक्सिमम 3 आवर तक अगर स्टार्ट कर देते हैं तो इसके बेनिफिट्स ज़्यादा है, बट 3 आवर से भी कम में अगर स्टार्ट किया जाए तो उतना ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल हो सकती है, लाइफ सेविंग हो सकती है। मैक्सिमम टाइम जो होता है इसका 3 to 6 आवर्स इसमें हो सकता है फॉर द मॉडरेट इफेक्ट, बट बेस्ट इफेक्ट के लिए विदिन 3 आवर या फिर एज सून एज पॉसिबल इसको स्टार्ट किया जाना चाहिए। देन मैनेजमेंट में हम लोग दूसरी थेरेपी पढ़ेंगे, एंटी कोएगुलेंट थेरेपी। तो एंटी कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, क्लॉट को डिजोल्व करने वाली थेरेपी। तो यहाँ पे हिपेरिन और वारफेरिन ऑलरेडी ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्लड वाले जो हेमेटोलॉजी के जो चैप्टर्स थे उसके अंदर इन दोनों ड्रग्स के बारे में मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, तो वो वीडियोस भी जा कर के आप लोग देख सकते हैं, फुल डिटेल से हम लोग उसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके लिए हमें INR जो होता है एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है उसको मेंटेन करना पड़ता है 2 से 3 के बीच में। तो ये टॉपिक वहाँ से जाकर के देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर। अगली जो थेरेपी है वो ऑक्सीजन थेरेपी। देन यहाँ पर एंटी हाइपरटेंसिव, अगर हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यहाँ पर देते हैं, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल वगैरह, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। देन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब भी स्ट्रोक के पेशेंट को मैनेजमेंट किया जा रहा है तो क्या एजुकेशन होनी चाहिए वहाँ पर, तो क्या इवेलुएशन करते हैं हम लोग, स्वेलोविंग इवेलुएशन करते हैं। स्वेलोविंग इवेलुएशन इसलिए करते हैं क्योंकि स्ट्रोक से जब पेशेंट रिकवर कर रहा है तो उस टाइम पे हो सकता है कि स्वेलोविंग नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी सिक्रीशंस है माउथ के अंदर वो क्या हो सकता है, वो एस्पायरेट कर सकता है, लंग्स के अंदर वो जा सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए स्वेलोविंग इवेलुएशन करना, यानी स्वेलो करने को जो कैपेसिटी है पेशेंट की उसको इवेलुएट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हमें ध्यान रखना है। देन यहाँ पर नेक्स्ट एक क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि इफ़ पेशेंट्स ICP इंक्रीजेज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अबाउट 20 mm ऑफ Hg। नॉर्मल ICP ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितना होता है, 7 से 15 mm ऑफ Hg। तो इस केस में अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक है और 20 mm ऑफ Hg से ज़्यादा ICP उसका हो गया है, देन नर्स को क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले नर्स को क्या करना है, एलिवेट द हेड ऑफ बेड ग्रेटर देन 30 डिग्री, 30 या 30 डिग्री से ज़्यादा बेड को एलिवेट कर देना है, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से ICP डिक्रीज होगा। देन दूसरी, पहली टास्क ये हो गई, दूसरी टास्क क्या करनी है, तुरंत बाद में इन्फॉर्म द फिजिशियन इमीडिएटली, और उसके बाद में इन्फॉर्म करने के बाद में थर्ड क्या करना है, असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करना है कि कितना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज हुआ है। तो ये सभी मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर पूछे जा सकते हैं। देन यहाँ पर एक चीज़ आएगा, प्रायोरिटी असेसमेंट। क्या असेसमेंट होता है स्ट्रोक पेशेंट का, तो एक असेसमेंट होता है फास्ट असेसमेंट, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा होता है प्यूपिलरी असेसमेंट, प्यूपिल को देखना है। ट्रीटमेंट के टाइम पे ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है असेसमेंट की, कि लगातार प्यूपिल रिएक्शन को देखते रहना कि प्यूपिल लाइट से कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन यहाँ पर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को भी यहाँ पर असेस करना रहता है। एंड स्ट्रोक पेशेंट में क्या पोजीशनिंग बेस्ट रहता है, क्या पोजीशनिंग सुटेबल रहता है, तो यहाँ पर स्ट्रोक के पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन दी जाती है फॉर द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन अनअफेक्टेड साइड। जो एरिया यहाँ पर जो हम लोग बॉडी दिख रहा है यहाँ पर, इसमें जो ब्लू कलर है वो स्ट्रोक वाला बॉडी है। तो इट मीन्स पेशेंट का जो हेड होगा वो कौन सा, जो भी बेड से टच वाला हेड होगा वो कौन सा होगा, अनअफेक्टेड साइड होगा। देन यहाँ पर जो पोजीशनिंग है, हैंड की पोजीशनिंग फॉरवर्ड होती है और जो अफेक्टेड लेग है उसकी पोजीशनिंग बैकवर्ड होती है। तो इस तरीके की पोजीशनिंग पेशेंट को दी जाती है विद द पिलो सपोर्ट। पिलो सपोर्ट के साथ ऐसी पोजीशनिंग बेस्ट रहती है पेशेंट के लिए। देन यहाँ पर जो है असेसमेंट ऑफ स्ट्रोक, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पहला पॉइंट था असेसमेंट में फास्ट स्ट्रोक। तो इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं बी फास्ट। तो बी फास्ट में क्या क्या पॉइंट है, ये सारे असेसमेंट, जब भी पेशेंट सस्पेक्ट होता है कि उसको स्ट्रोक हो सकता है तो ये सारे असेसमेंट हम लोग करके देख सकते हैं। एज ए नर्स आप ये असेसमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नेमोनिक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। B4 होता है बैलेंस को चेक करना, E4 होता है आइज को चेक करना, F4 होता है फेशियल ड्रूपिंग को चेक करना, A4 होता है आर्म की मोबिलिटी को चेक करना, S4 होता है स्पीच को चेक करना, और T4 होता है अगर ये सभी पॉइंट हो तो टाइम टू कॉल इमरजेंसी। तो वहाँ पर इमरजेंसी को कॉल करना कि ये पेशेंट स्ट्रोक में है तो इमरजेंसी हेल्प वहाँ पर ली जा सकती है।
तो इसको दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले ये नेमोनिक हमें याद हो गया है, बी फास्ट। देन यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, पेशेंट का बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन चेक करते हैं, अगर वो स्ट्रोक का सस्पेक्ट है। देन यहाँ पर देखते हैं कि उसको दिखाई कैसा दे रहा है, ब्लर या धुंधला तो नहीं दिखाई दे रहा है, वो उससे हम लोग पूछ सकते हैं। देन उसका फेस ड्रूपिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक साइड का फेस उसका जो है वहाँ पर वीकनेस होकर के फेस ट्विचिंग होना स्टार्ट कर देता है, ड्रूपिंग होना स्टार्ट कर देता है। देन यहाँ पर हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि कैन यू रेज योर बोथ आर्म्स, कि पेशेंट क्या अपने दोनों हाथों को ऊपर तक रेज कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये इससे हम लोग आर्म्स की मोबिलिटी चेक कर पाएंगे। देन स्पीच को चेक करने के लिए पेशेंट को कुछ सेंटेंस बोलेंगे और वो सेंटेंस रिपीट करने के लिए बोलेंगे, तो उससे हमें पेशेंट की स्पीच स्लर हो रही है या नहीं हो रही है उसके बारे में हमें पता लगेगा। अगर ये इनमें से कोई भी साइन दिखाई देते हैं तो तुरंत क्या कर सकते हैं हम लोग, इमरजेंसी हेल्पलाइन ले सकते हैं। देन ये होता है असेसमेंट ऑफ स्ट्रोक। देन ये कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस है जो स्ट्रोक के पेशेंट से रिलेटेड है। तो पहला नर्सिंग डायग्नोसिस है अल्टर्ड सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन, सेरेब्रल टिश्यू के अंदर जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाना मेन डायग्नोसिस हो गया। यहाँ पर इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी हो सकती है, सेल्फ केयर डेफिसिट, पेशेंट खुद की केयर नहीं कर पाएगा, रिस्क फॉर इंजरी हो सकती है क्योंकि पेशेंट को लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा ड्यू टू इलनेस की वजह से वो नहीं कर पाता है, सॉरी। तो स्टूडेंट 4 क्वेश्चंस यहाँ पर है, इस टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। तो इनके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों ने टॉपिक अच्छे से लर्न किया है या नहीं किया। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर द कंसिडरेबल इफेक्ट थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी शुड बी स्टार्टेड विद इन, कितने टाइम में इस थेरेपी को शुरू कर देना चाहिए, 3 आवर, 6 आवर, विद इन 12 आवर और एज सून एज पॉसिबल। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्पेलिंग मिस्टेक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट इंक्लूडेड इन प्लान ऑफ केयर टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए पेशेंट हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम स्ट्रोक। एक पेशेंट है जो कि रिकवर कर रहा है स्ट्रोक से, तो कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी चीज़ को प्लान ऑफ केयर में इंक्लूड करना चाहिए। तो पहला है असेस वाइटल साइन एवरी 2 आवरली, कार्डियक मॉनिटरिंग, स्वेलोविंग इवेलुएशन और पोजिशनिंग ऑफ पेशेंट। एक्चुअली ये चारों ही पॉइंट हमें करना चाहिए इंक्लूड, लेकिन यहाँ पर है कि प्लान ऑफ केयर के अंदर कौन से को मस्ट है इंक्लूड करना टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो कौन सा बेस्ट प्रायोरिटी पे यहाँ पर हमें होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर भी आप लोग दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ए पेशेंट विद स्ट्रोक इज़ एग्जामिन्ड और नर्स ने फाउंड किया कि उसका जो है ICP जो है 30 mm Hg है, व्हाट नर्सिंग एक्शन शुड बी टेकन फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ALOC चेक करना चाहिए, बेड के हेड को रेज करना चाहिए, वाइटल साइन लेने चाहिए या फिर इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए फिजिशियन को। इस तरह के क्वेश्चन एम्स वगैरह के अंदर जो है पूछे जाते हैं, तो ये डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोग बता सकते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कॉज ऑफ स्ट्रोक। मेन कॉज क्या है स्ट्रोक का, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, हाइपरटेंशन या हेड इंजरी, क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो चारों क्वेश्चन के जो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर देने की कोशिश करें। और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है, उसका रेशनल आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो के अंदर सबसे पहले उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।